उन अवयवों को जब हम फंक्शन के अंदर एंटर करते हैं, यानी फंक्शन के अंदर उनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो जो फलन से हमें मान मिलता है उसे हम फलन का परिसर बोलते हैं। यानी फलन कौन कौन से मान ले सकता है कि इसके बाहर जाते ही अगर मैं अल्फा को एक और माइनस एक से छोटा या एक से बड़ा लूंगा तो बीटा क्या होगा आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है, और न्यूनतम मान माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है। तो ये हेलो हेलो हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। और आज की इस क्लास में हम त्रिकोणमितीय फलनों के रेंज से जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो कि आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है और ये क्लास आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें। त्रिकोणमिति वाला चैप्टर अब ऑलमोस्ट हमारा समाप्त होने की तरफ है। कल जहां तक संभव है हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय समीकरण दोनों दो अलग अलग चैप्टर हैं। कैप्सूल बुक में दोनों चैप्टर आपको एक साथ दे रखे हैं। तो कैप्सूल बुक में से कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं वो आपको मैं बता दूंगा। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करें पढ़ना। आप सभी लोग अनम्यूट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, पर आप क्वेश्चन तभी पूछोगे जब मैं पूछने के लिए आपसे बोलूंगा, और क्वेश्चन पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, फालतू के ज्ञान से रिलेटेड ना हो। ये 4-5 लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, वो सारे के सारे पहली फुर्सत में अपने आप को म्यूट कर लो सबसे पहले तो। ठीक है, मैं म्यूट करूंगा तो खोल नहीं पाओगे, फिर अनम्यूट नहीं कर पाओगे। चलिए, हो गया सब, परफेक्ट है। तो स्टार्ट करें। रेंज परिसर। क्लास 11th में आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक प्रांत और एक परिसर। क्या होती है सर? प्रांत होती है जहां पर फंक्शन परिभाषित होता है। जब हम फलन पढ़ेंगे तो उनको हम दोबारा से पढ़ेंगे। और परिसर क्या होता है? जो भी आपके प्रांत के अवयव हैं उन अवयवों को जब हम फंक्शन के अंदर एंटर करते हैं, यानी फंक्शन के अंदर उनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो जो फलन से हमें मान मिलता है उसे हम फलन का परिसर बोलते हैं। यानी फलन कौन कौन से मान ले सकता है, फलन के संभव मानों को अगर मैं जोड़ के एक जगह रख देता हूं तो वो मेरा परिसर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, कैसा लिखा हुआ मिल जाए? आपको लिखा हुआ मिल जाए ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, जहां पे साइन और कॉस का एंगल बराबर है। ठीक है ना, खासियत क्या है? साइन और कॉस का कोण बराबर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने जो साइन का गुणांक है ए उसका वर्ग किया, जो कॉस का गुणांक है बी उसका वर्ग किया, दोनों को जोड़ा और वर्गमूल लिया, और इससे मैंने क्या किया, दोनों जगह भाग लगा दिया। अगर मैंने भाग लगाया है तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, मुझे गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको गुना कर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही बात है, परफेक्ट है। ठीक है, यहां तक बात हमारे समझ आ गई। चलो एक लाइन ऊपर वाली लिख ही लो, वरना तुम बोलोगे कि सर ये क्या हो गया। ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने इसे मान लिया अल्फा और दूसरे वाले को माना बीटा। इसको मैंने क्या माना है, इसको मैंने बीटा मान लिया है। मतलब ए अपॉन वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अल्फा माना है, और बी अपॉन वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बीटा माना है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, और यहां से आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फाइनल मान आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। अब आप में से कोई भी अपने आप को अनम्यूट करो और इस इक्वेशन को देखकर अल्फा और बीटा कौन कौन से मान ले सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है, आपका दिमाग क्या बोलता है कि यहां पे अल्फा और बीटा कौन कौन से मान ले सकते हैं? कोई भी अनम्यूट करके आंसर कर दो। सर 0 और 1। सिर्फ 0 और 1 या और भी वैल्यूज ले सकते हैं? सर 0 1 -1। और बाकी अब जो बोल दिया वो म्यूट कर लो अपने आप को, तो अगला बोलो। सर सारी वास्तविक संख्याएं। सारी वास्तविक संख्याएं अगर ले लिया और अल्फा का मान मैंने 4 रखा, तो बीटा का मान क्या होगा? सर -3। अल्फा का मान 4 रखा तो अल्फा स्क्वायर 16 होगा, बीटा स्क्वायर का मान 1 - 16 होगा, यानी बीटा स्क्वायर का मान -15 होगा। किसी संख्या का, किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो सकता है? नहीं सर। सारी वास्तविक संख्याएं तो नहीं आ सकती। और दिमाग लगाओ, अंतराल में सोचो, नंबर मत सोचो, 1 2 3 ऐसे मत सोचो, कोई इंटरवल मिलेगा, इंटरवल में सोचो। हेलो। हेलो हम्म, सर, माइनस नेगेटिव संख्या ले हेलो। सकते हैं पूरी। नेगेटिव का 10 रख दे यहाँ पे, नेगेटिव का 10 रखेगा तो 100 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1, बीटा स्क्वायर बराबर -99 हो जाएगा, वो तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। -1 से 1 तक। क्या? -1 से 1 तक। वेरी गुड। ठीक है, यहां पर जो अल्फा का मान है वो -1 से 1 हो सकता है। ठीक है, -1 और 1 के बीच की वैल्यूज परमिसिबल हैं। क्यों? आप कुछ भी मान रखोगे आपको बीटा का मान क्या मिलेगा, वास्तविक मिलेगा। सभी म्यूट कर लो अपने आप को, है ना। और बीटा का मान भी क्या होगा सर, बीटा की वैल्यू भी -1 से और 1 के बीच में ही आ सकती है। कि इसके बाहर जाते ही अगर मैं अल्फा को 1 और -1 से छोटा या 1 से बड़ा लूंगा तो बीटा क्या होगा आपका, वास्तविक नहीं बचेगा। और सेम आपका क्या होगा, अल्फा के साथ होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका मान -1 और 1 के बीच में होता है? सर साइन का मान भी 1 और -1 के बीच में होता है, और कॉस का मान भी 1 और -1 के बीच में होता है। यानी मैं अल्फा को साइन भी मान सकता हूं या मैं कॉस थीटा भी मान सकता हूं। ना, दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। वैल्यूज जो अल्फा ले रहा है वही मेरा साइन और कॉस ले रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे ऊपर है, मैं किसी को साइन मान सकता हूं, किसी को कॉस मान सकता हूं। पर एक दिक्कत है, अगर मैं अल्फा को साइन थीटा मानूंगा, मुझे बीटा को कॉस थीटा मानना पड़ेगा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 भी रखना है मुझे। और अगर मैं अल्फा को कॉस थीटा मानूंगा तो मुझे बीटा को क्या मानना पड़ेगा, साइन थीटा मानना पड़ेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 के बराबर है। ठीक है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एक्सप्रेशन को लिख दिया, वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने कॉस थीटा मान लिया है। ये मुझे क्या मिल गया है, साइन एक्स कॉस थीटा, है ना। फिर मैंने क्या हुआ है, अगर इसको मैंने कॉस थीटा माना है तो मुझे इसे साइन थीटा मानना पड़ेगा। तो ये मेरा हो गया है कॉस एक्स साइन थीटा। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा मिल जाएगा। करेक्ट है। तो ऐसी एक्सप्रेशन अगर मुझे लिखी गई है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और हम हर केस में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, एप्लीकेशन वालों के कमेंट मुझे सही करने दो। परफेक्ट है, यहां तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर ठीका दिया जाएगा ना? हम्म, ठीका दे रखा होगा उसमें।
नहीं नहीं, कोई देर अभी आएंगे, रुक जाओ। थीटा क्या काम करेगा उस पर आएंगे अभी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो साइन x प्लस थीटा है, इसका मान क्या हो सकता है? 1 और -1 के बीच में हो सकता है। सिंपल सी बात है ना, साइन की वैल्यू तो 1 और -1 के बीच में ही होती है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को गुना कर दूं तो क्या होगा? सर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक धनात्मक संख्या है, क्योंकि वर्गमूल से कभी ऋणात्मक संख्या नहीं निकलती है। धनात्मक संख्या को असमिका में गुना करेंगे, असमिका के चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चिन्ह आएगा। तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा? मुझे यहां पे कुछ इस तरह से मिल जाएगा। सही बात है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन तो हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, या कॉस यहां हो सकता है, जो भी हो देख लो। क्या था? यही था। ठीक है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? सही बात है। कुल मिला के बात यह है, ये जो एक्सप्रेशन यहां लिखा गया है, इसका अधिकतम मान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है, और न्यूनतम मान माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकता है। तो ये जो फंक्शन मेरा है, अगर मैं इसको एफ एक्स मान लेता हूं, तो ये अधिकतम यहां तक जा सकता है, न्यूनतम यहां तक जा सकता है, और इसके बीच की सभी संख्याओं को लेगा। तो इसका परिसर या इसकी रेंज कहां होगी? सर लोएस्ट वैल्यू तो यहां पर होगी और हाईएस्ट वैल्यू यहां पर होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी? सर ये होगी माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चीज में कोई भी दिक्कत, ये बात हमारे समझ आई या ये बात हमारे समझ नहीं आई? बताओ। सर जो पीछे स्लाइड में लिखे हैं उसको लिख लीजिएगा। हम्म सर जो ये अल्फा किए हैं, अल्फा किस पूरा कमान लिखे हैं? ए इसका प्लस ए अपान ठीक है, इसको अल्फा और बीटा माना है। तो सर इसको वर्ग कैसे कर दिया फिर? वहीं यहाँ करना, इसका स्क्वायर कर क्या मिलेगा? इसका साइन। बीटा का स्क्वायर करो क्या मिलेगा? यस, बी स्क्वायर प्लस एक, यस। ठीक है सर, ठीक अब है। एलसीएम ले लो, कट जाएगा दोनों। ओके ओके सर। ठीक है। हेलो सर। हम्म आपने जो कैलकुलेशन किया है सब समझ में आया है, लेकिन आपने सोचना स्टार्ट कैसे किया है रेंज के बारे में, यही समझ में नहीं आया है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुआ है सब समझ में आया है, क्या क्या किए कब कैसे कैसे। ऐसे क्यों किया? लेकिन हाँ, ये शुरू फॉर्मूला है में बेटा, कुछ समझ में नहीं आया। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला हाँ ये निकालने के डायरेक्ट, लिए ये किया डायरेक्ट है। फॉर्मूला है। फॉर्मूला डिराइव किया है मैंने, कुछ नहीं किया। ठीक है सर। ठीक है। सर सर पहले आपने सर हम्म सर पिछले स्लाइड पे अपने अल्फा बराबर साइन लिया है पहले। हाँ तो कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ना है, कॉस ले लो। अगर नहीं, अगर मैं कॉस लेगा तब क्या होगा? तो तो ये होगा क्या, एक लेके एक आ जाएगा ना? लेके देखो। तो यहाँ अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर केवल आ जाएगा। ऐसे नहीं पता, लेके देख लो ना, ले लो, एक क्लास के बाद ले लेना। सर सबसे शुरू वाले स्टेप में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स में आपने क्या किया कि इक्वेशन ये बन गई ये नीचे। दिया दिया हुआ है। अच्छा, फिर आपने क्या किया कि नीचे इतना बड़ा बन गया सब कुछ। सोचना घर बैठ के और फिर बताना मुझे कल क्या किया है मैंने। ठीक है, थोड़ा सोचोगे तो मिल जाएगा सर आंसर इस बात का। चलो अब रुक जाओ, एक सवाल करो तो सर ज्यादा चीजें समझ आएंगी। रुक जाओ रुक जाओ, ठंड रखो। एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर ज्यादा चीजें समझ आएंगी। का
ठीक है, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर अभी मैं पूरा लॉन्ग मेथड से करता हूं एक दो क्वेश्चन को, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। हम करते क्या हैं, हम बेसिकली साइन और कॉस जो दो अलग अलग लिखे हुए हैं इनको क्लब करके या तो साइन में कन्वर्ट करते हैं या कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट करते कैसे हैं, इसको कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका है, जो साइन का गुणांक है और जो कॉस का गुणांक है उसका स्क्वायर करो, उसको जोड़ो, वर्गमूल लो और भाग दे दो। ठीक है, यहां क्या मिल गया मुझे, यहां मिल गया साइन एक्स, यहां मुझे मिल गया कॉस एक्स। साइन का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कॉस का गुणांक कितना है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। ठीक है, तो ये किससे भाग दिया है आपने, √2 से भाग दिया है, तो अगर √2 से भाग दिया है तो आपको √2 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस हो गया। ये दोनों जने म्यूट कर लो यार, आलोक और मानस, क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसे होगा। ठीक है, परफेक्ट बात है। फिर हमने क्या किया सर, ये √2 तो हमने यहां लिख दिया, ये fx का मान है। यहां मुझे क्या मिल गया सर, ये मुझे मिल गया है sin x 1/√2 माइनस कॉस x 1/√2। ठीक है, 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 1/√2 तो साइन 45 का भी मान होता है, कॉस 45 का भी मान होता है, जो आपका मन करे आप लिख सकते हो। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने इसको √2 लिख दिया, मैंने ये sin x लिख दिया है, और मैं कॉस लिख रहा हूं ताकि मैं साइन का फॉर्मूला बना पाऊं, तो मैंने इसको लिख दिया cos ऑफ π/4, और मैंने यहां पे लिख दिया है cos ऑफ x। ठीक है, और ये आपका हो गया है साइन ऑफ π/4। मेरा पर्पज क्या है, साइन और कॉस को क्लब करना है, एक बनाना है। ठीक है, तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, मुझे यहां से मिल जाएगा √2 साइन ऑफ x माइनस π/4। क्लियर बात है। अब एक बात बताओ, साइन की वैल्यू कहां से कहां जाती है सर, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। क्या हुआ सर, -1 से तो साइन x माइनस π/4 का मान बड़ा होगा और 1 से मान छोटा होगा। अगर मैं √2 से गुना करूं, √2 धनात्मक संख्या है, असमीका पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, मैं गुना कर सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, √2 साइन ऑफ x माइनस π/4 √2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्या है सर, ये फंक्शन है, फंक्शन को हम मॉडिफाई करते करते यहां तक ले आए, तो मुझे क्या मिल गया है, मुझे मिल गया है √2 से तो फंक्शन का मान बड़ा है, माइनस के √2 से और प्लस के √2 से फंक्शन का मान छोटा है। यानी ये फलन कहां से कहां जा सकता है, माइनस के √2 से प्लस के √2 में जा सकता है, तो इसका परिसर क्या होगा, माइनस के √2 से प्लस का √2 होगा। तो रेंज क्या मिलेगी हमको, यहां लिख देता हूं आंसर, रेंज क्या मिलेगी, या ऐसे लिख लो, f(x) बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। क्लियर, कुछ बेहतर समझ आया। सर यदि हम डायरेक्ट फॉर्मूला को याद रखें तो काम चल जाएगा। जब मैं कुछ बोला हूं कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कुछ सोच समझ के बोला हूंगा ना बेटा। हाँ, ओके सर। जब बोले हैं कि एक दो क्वेश्चन के बाद फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ तो सोच समझ के बोला होगा मैंने। कि यहां तो फॉर्मूला लगा दोगे, पर कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस चैप्टर में नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए हमको कि दो को मिला के एक कैसे बनाते हैं। लिख लिया। हेलो सर। बोलिए सर वहां पर साइन x के साथ 1/√2 को अगर साइन π/4 ही ले लें तो cos x प्लस π/4 वाला बन जाएगा, तो वो भी सही होगा। निकालो आंसर क्या निकलेगा। साइन और कॉस बनाने से फर्क क्या पड़ेगा, साइन का मान भी -1 से 1 है, कॉस का मान भी -1 से 1 है, तो साइन बना लो कॉस बना लो, एक ही बात है दोनों में। अल्टीमेटली हुआ क्या है, देखो यहां पे दो एक्सप्रेशन थे, ये -1 से 1 के बीच में है, ये -1 से 1 के बीच में है। इन संख्याओं को घटाने पर क्या मिलेगा मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो मैं साइन और कॉस को सिंगल त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना चाहता हूं, क्यों, ताकि मैं असमीका लगा पाऊं। अब आप इसको साइन में बनाओ या इसको कॉस में बनाओ, फर्क क्या पड़ेगा, ये असमीका तो कॉस में भी ऐसे ही काम करेगी। जी सर।
का परिसर ज्ञात कीजिए। फुल मेथड से करना है। √2 √3 कर लो इसको, वरना थीटा पूरा आएगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, हम इस साइन और कॉस को एक या तो साइन में या कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे। किसका भाग लगाओगे? जो भी कॉस का गुणांक है उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और जो भी साइन का गुणांक है उसका स्क्वायर करोगे। कॉस का गुणांक √3 है, स्क्वायर 3 होगा, साइन का गुणांक 1 है, स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा सर, ये √2 √3 है, कॉस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x आ जाएगा, और ये कितना है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 से अगर भाग लगाया है तो आपको 2 से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, सही बात है। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया cos x √3/2 प्लस साइन x 1/2। अब आप चाहो तो इसको कॉस में बदल लो, चाहो इसको साइन में बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम ही बात होगी। कॉस में बदल देते हैं इस बार। मैंने इसको लिख दिया 2 cos ऑफ x, ये क्या होता है, ये होता है cos π/6, है ना। ये क्या हो गया सर, ये हो गया साइन ऑफ x, और 1/2 साइन में होता है साइन π/6। तो ये किसका फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला है a माइनस बी का। किसका फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला है आपका a माइनस बी का। ठीक है, तो मुझे अब क्या मिलेगा, ये मिल गया। अब cos अपनी क्या वैल्यू लेगा सर, cos अपनी वैल्यू लेगा -1 से लेके 1। ठीक है, cos के साथ कौन गुना है, 2 गुना है, 2 धनात्मक है, तो 2 को दोनों तरफ गुना कर दो। ये कौन है सर, ये फंक्शन है। फंक्शन का मान क्या हो गया सर, फंक्शन का मान आपका क्लोज इंटरवल -2 से ओपन इंटरवल +2 के बीच में रहेगा। रूट कहां से आएगा इसमें यार? क्या बात समझ आई, क्या बात समझ में नहीं आई? जैसे इसमें शुरू में दूसरे स्टेप में हमको पता चल गया कि पूर्णांक में 2 है, तो इससे डायरेक्ट पता नहीं कर सकते कि -2 से +2 तक होगा। करेंगे अभी, माइनस डायरेक्ट पता करेंगे। ओके सर। पर ये तरीका हमें मालूम होना चाहिए, ये तो रेंज निकालना है। तब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मतलब अदर देन अभी जो पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, जहां पे हमें दूसरी जगह भी ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वहां हमारी मेहनत कम लगे। ठीक, चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ठीक ठीक क्वेश्चन करते हैं अब। प्रांत और परिसर ज्ञात करें। f(x) बराबर 3 sin x -4 cos x प्लस 15/10 का प्रांत और परिसर ज्ञात करें। बनाओ सवाल, निकालो आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, मत लगाओ, जैसा मन करे करो। आजाद हो करने के लिए मेरी तरफ, जैसा मन करे ऐसा करो। जिसका आंसर निकले वो अनम्यूट करना, आंसर बताना मुझे, और एप्लीकेशन वाले क्या करोगे, कमेंट करोगे, है ना। हेलो सर। हाँ जी सर। माइनस का 1/4 से 1/4 तक परिषद। थोड़ी गड़बड़ है, वापस सही करो।
हेलो सर। हम्म सर एक वन एट सर रेंज आई है सर 1/4 और सर माइनस में और 1/2 नहीं सर 1/2 और प्लस माइनस में सर रेंज है। थोड़ी गड़बड़ है, सही करो। माइनस में कैसे जा सकता है यार? माइनस में वैल्यू कैसे जाएगी? बोलिए सर। विकास, कुछ बोलना है? नहीं तो फोन म्यूट कर लो। वहां 3 sin x है, -4 cos x है, 15 है वहां पर। तो आप बोल रहे हो कि 3 sin x -4 cos x की वैल्यू -15 चली जाएगी, तब नेगेटिव जाएगा। -15 पे जीरो जाएगी, -15 से कम चली जाएगी। मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव ले जाएगा ये। -5 से +5 सर। अरे माइनस कैसे जाएगा यार? तुम लोग कैसे कर रहे हो? ये -15 से कम हो सकता है क्या? मुझे नहीं लग रहा -15 से कम हो सकता है ये। हेलो सर। हम्म माइनस का 5/2 से 5/2। मुझे करने दो रे, तुम पता नहीं कौन सी गणित लगा रहे हो। रुको। हाँ, 3 sin x -4 cos x का जो मान है वो माइनस का वर्गमूल 9 + 16 और प्लस का वर्गमूल 9 + 16 के बीच में होता है, कि a² + b² रूट माइनस और प्लस के बीच में होता है। तो ये क्या है? 25 है, तो इसकी वैल्यू -5 से +5 रही होगी। इसमें तो हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ये तो एकदम सही बात है। अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे 15 चाहिए, तो मैं 15 जोड़ देता हूं इसमें। तो -5 प्लस का 15, ये तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ लिया है इतना तो, कि असमीका में किसी भी संख्या को हर तरफ से जोड़ा या घटाया जा सकता है, असमीका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आ गया 10, अब मुझे क्या चाहिए? 10 का भाग देना है, तो मैं 10 का भाग भी लगा देता हूं। 10 धनात्मक है ऋणात्मक है? 10 धनात्मक है, तो धनात्मक संख्या से भाग लगाओगे, असमीका अपरिवर्तित रहेगी। तो दे दिया मैंने भाग। तो मुझे यहां से क्या मिल गया? 1। ये कौन है? ये मेरा फंक्शन है। और यहां से मुझे क्या मिल गया? 2। तो फंक्शन कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? फंक्शन क्लोज इंटरवल 1 से 2 तक की वैल्यूज ले सकता है। तो -5 कैसे निकाले तुम लोग? मुझे बता। -5/2 कहां से लाए? आया समझ? नहीं आया? हेलो सर। सर अगर 15 नहीं होता तो फिर होती -5 से अरे तो +5। नहीं होता तब की तब होते ना, अभी तो है ना, तो है उस पे रहो। समझे? अगर मैंने 12th क्लास में मैथमेटिक्स ली ही नहीं होती तो क्या मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता? इस सवाल का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन और सर बनाओ। प्रांत क्या होगा? अरे हेलो सर। प्रांत तो आ रहे यार। आर। ठीक है। क्या है प्रांत आपके हिसाब से? साइन और कॉस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साइन कॉस में सब सारी वैल्यूज ले सकते हैं। हाँ। साइन और कॉस का ग्राफ तो हमने बना के देखा है। टेन कॉट में प्रॉब्लम आती है, सेक कॉसेक में प्रॉब्लम आती है, साइन कॉस में क्या प्रॉब्लम है? चलिए सर, अब थोड़े बेहतर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है f(x) बराबर sin² 15π/8 -4x sin² 17π/8 -4x का प्रांत और परिसर ही निकाल लो, प्रांत में कोई लॉजिक ही नहीं है, का परिसर ज्ञात करें। करो ज्ञात।
क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करूं? कौन सर वेरी इसमें साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सर साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये हमारा बन जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी 15 पाई बटे 8 माइनस 4x प्लस 17 पाई बटे 8 माइनस 4x, और साइन ए माइनस बी यानी 15 पाई बटे 8 माइनस 4x माइनस 17 पाई बटे 8 प्लस का 4x, है ना। और ये मेरे से कोई नहीं पूछेगा मैंने क्या किया है, हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिल गया, साइन, ये कितना होगा 32 पाई बटे 8 माइनस का 8x, तो ये तो 4 पाई माइनस 8x हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा साइन, ये 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, ये होगा माइनस का 2 पाई बटे 8, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया है, यहां से मुझे मिल गया है साइन 4 पाई माइनस 8x, और इसको सीधा लिख दूं मैं, 4 पाई माइनस 8x मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, यानी माइनस का साइन 8x, और ये माइनस का साइन पाई बाई 4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 साइन ऑफ 8x। यहां तक हमने सही किया है, यहां तक हमने सही किया या हमने सही नहीं किया। अब इसका रेंज बताओ क्या होगी, बताओ रेंज क्या होगी। थोड़ा आगे रखता हूं मैं, अब बताओ रेंज क्या होगी, एक ही बात हुई है तो। सर माइनस 1/√2 से 1/√2 तक। परफेक्ट है, ठीक है, नहीं होगा इससे। क्या होगी सर, देखो साइन एक्स जो है, साइन 8x जो है वो आपका 1 और -1 के बीच में है। 1/√2 जो है एक धनात्मक संख्या है, जिससे मैं दोनों तरफ गुना कर सकता हूं, तो मेरा आंसर क्या निकलेगा, माइनस का 1/√2 से प्लस का 1/√2, ठीक है। बेटा म्यूट कर ले फोन को यार। सर इसका आंसर तो देख के बता सकते हैं। अच्छी बात है, देख के बता सकते हो तो, है ना। आगे बढ़ो, लिख लो इसको, चलो। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करें। करो, ये तो आसान है। क्या है, प्रांत तो रहने दो, परिसर बताओ मुझे तो। मिस्टर -1 से लेके 1 तक होगा, और बाकी बताओ। -1 to 1 अंकित प्रजापति बेटा या तो घर वालों को चुप करा दे या फोन म्यूट कर ले, सेम, ठीक है। सर -1 से +1, म्यूट कर लो सारे के सारे। माइनस का कर्णी 2 अरे से म्यूट कर्णी कर लो, 2। म्यूट कर लो, म्यूट -1 से +1, म्यूट कर लो सारे के सारे, ठीक है। देखो -1 से +1 एकदम परफेक्ट आंसर है, थोड़ा सा समझ लो। एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो सीख जाओगे, पढ़ाएंगे हम इसको। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का मान 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ होती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 to ∞ के बीच में होती है।
यानी कॉस के अंदर हम 0 से इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। कॉस का ग्राफ कैसा होता है अगर पॉजिटिव संख्याओं के लिए बनाओगे तो? कॉस का ग्राफ ऐसा होगा। तो कौन कौन सी वैल्यूज कॉस ले रहा है? सर कॉस +1 और -1 के बीच की सभी संख्याएं ले रहा है। तो आपका क्या बोलते हैं परिसर क्या होगा? और प्रांत क्या होगा? आर होगा। ठीक है, इसी का अगला पार्ट लो। f(x) बराबर 10x² का प्रांत एवं परिसर ज्ञात करें। क्या आंसर होगा? माइनस सर इसमें इंफिनिटी प्लस -1 से लेकर इंफिनिटी। इन्फिनिटी तक जाएगा और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें -1 और 1 इंक्लूड रहेंगे। 1 से इन्फिनिटी। थोड़ा सोचो, सोच के करो थोड़ा। सर एक चीज नहीं समझ आ रही सर। हेलो हाँ सर, ये जो अभी मैं एप्लीकेशन से आया हूँ, मैं बहुत पीछे हूँ, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन खोलिए, क्वेश्चन नंबर 2 स्लाइड पे। सर 0 से इनफाइनाइट तक। हेलो सर। अरे हेलो रुक सर। जाओ यार, ये अब एप्लीकेशन से आया है बेटा, तो बड़ी जल्दी आ गया। क्या हुआ पता दूसरे क्वेश्चन में? सर ये क्यों करते हैं जो यहाँ पे आप कहते हैं कि 2 से गुणा करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई धनात्मक संख्या, ये क्यों किया जाता है सर? ताकि दो साइन और कॉस अलग अलग लिखें, उनको मिला के एक साइन कॉस में बदल सकें। एक साइन कॉस की मतलब रेंज अगर मुझे मालूम है। अगर कोई भी धनात्मक संख्या रहेगी तो अगर हम उससे गुणा कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर, जो भी फलन दिया रहेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? उसी संख्या से गुना करने, उसी संख्या से भाग देंगे तो। नहीं नहीं, इसमें पूछ रहा हूँ मैं, लास्ट वाले, जो लास्ट वाला स्टेप है कौन सा यहाँ लास्ट पे वाला जो स्टेप? आपने, ये हाँ 2 ग्रेटर देन और इक्वल, ये वाला, ये क्यों किया जाता है? ये बेसिक 2। मैथमेटिक्स पढ़े हो? यस सर, पढ़े हैं, असमीका पढ़ी है? लेकिन पूरा नहीं पढ़े। लास्ट के 2-3 लेक्चर नहीं समझ आए थे, उसको दोबारा देखना है। नहीं, समझ नहीं आए कोई आंसर नहीं होता। असमीका में धनात्मक मॉडुलस संख्या, वाला। एक मेरी बात सुन, असमीका को धनात्मक हम्म। संख्या से गुना करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? असमीका को ऋणात्मक संख्या से गुना करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऋणात्मक संख्या से वो उसका जो मतलब वो होता है ना, उसका जो ग्रेटर होता है तो और चिन्ह लेस बदल देन हो जाता जाता है है, उसका। चिन्ह हाँ बदल हाँ, जाता वही है। वही। ठीक है ना? हाँ, तो जब मैं ये बोल और रहा धन हूं कि मैं नहीं दोनों पड़ता। तरफ से प्लस के 2 से गुना कर रहा हूं, तो असमीका नहीं बदलेगी। अगर मैं -2 से गुना कर रहा होता तो असमीका बदल जाती। बस यही तो कहानी है। ये असमीका ऐसी हो जाती फिर, अगर मैं -2 से गुना करता तो। ठीक है सर, समझ आ गया। प्लस माइनस का ध्यान मैं इसलिए रख रहा हूं कि असमीका के साथ मैं छेड़छाड़ कर रहा हूं। ठीक ठीक। हेलो सर। हाँ सर। इसका 10 का जो प्रांत है वो 2n-1 π/2 आएगा। उस पर तो 10 परिभाषित नहीं होता मेरे भाई। हाँ परिभाषित नहीं, इसके अलावा सब तो r माइनस सर रुक जाओ तुम लोग। 2n-1। हाँ समझ गया मैं, शांति रखो, थोड़ी सी धीरज रखो। अब समझो मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है? सवाल को उतने हल्के में मत लिया करो। सवाल को इज्जत देना बहुत जरूरी है। इज्जत दो उसको। कैसे इज्जत दोगे? प्रॉब्लम क्या है, जब मैं प्रांत की बात करता हूं तो समस्या कहाँ आती है? सर जो x² है ना, 10 के अंदर π/2 का विषम गुणांक इनपुट नहीं हो सकता, कि वहां पर 10 आपका अपरिभाषित हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो x² है ना, x² की वैल्यू 2n+1 π/2 नहीं हो सकती, या 2n-1 ले लो, है ना, नहीं हो सकती। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर ये हो जाएगी तो 10 परिभाषित हो जाएगा। पर प्रांत का मतलब होता क्या है? x की वैल्यू, कि फंक्शन में x का कौन कौन मान नहीं ले सकते। तो जब x² का मान 2n+1 π/2 होगा तो x का मान क्या होगा? सर अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो x का मान होगा ± वर्गमूल 2n+1 π/2, यानी x ये मान नहीं ले सकता। अगर x ये मान लेगा तो x² ये बन जाएगा, x² ये बन जाएगा, तो 10 का ग्राफ टूट जाएगा, 10 परिभाषित नहीं होगा। तो प्रांत क्या होगा? सर प्रांत तो होगा पूरी की पूरी वास्तविक संख्याओं में से इनको हटाना पड़ेगा।
इनको इनको। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूं तो सवाल को इज्जत दो का मतलब है थोड़ा सब्र करो और सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक बात है। परिसर के बारे में क्या ख्याल है? सर देखो, परिसर के बारे में तो बहुत सिंपल सी कहानी है। प्रांत क्या है? पूरा आर है। आर में से केवल वो बिंदु हटाएं जहां पर 10 परिभाषित नहीं होता। तो 10 तो -π/2 से +π/2 के बीच में ही सारी वैल्यूज ले लेता है। 10 का ग्राफ होता कैसा है? तो 10 का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, तो 10 तो आपका, अगर मैं इस पॉइंट को π/2 लेता हूं और इस पॉइंट को 3π/2 लेता हूं, तो मैं π/2 नहीं ले सकता, 3π/2 नहीं ले सकता, उसके बीच की सभी संख्या ले सकता हूं। तो इस इंटरवल में 10 तो पूरा का पूरा फंक्शन ले जाएगा -∞ से +∞। तो मेरा परिसर क्या होगा? बात समझ आ गई? छोटी छोटी सी बातें हैं पर बड़े काम की बात। तो एक बहुत बढ़िया सवाल दे रहा हूं, है ना? सर हाँ सर सर। सर 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 हाँ हाँ, बोलो बोलो। कॉस एक्स स्क्वायर जो आप वो निकाले हैं प्रांत, तो वो तो कॉस एक्स का भी होता है और कॉस एक्स स्क्वायर का भी, तो दोनों में अंतर क्या है फिर? क्या क्या? ऊपर ऊपर। cos एक्स स्क्वायर का प्रांत नहीं निकाला हूं मैं इस फंक्शन में x की वो मान निकाले हैं जिन पर ये फंक्शन परिभाषित है। समझे? मुझे x के वो मान चाहिए जिनको मैं cos एक्स स्क्वायर में पुट कर सकता हूं। cos एक्स स्क्वायर में तो कुछ भी पुट किया जा सकता है, करेक्ट है। ऐसे ही cos x में भी कुछ भी पुट किया जा सकता है, cos x क्यूब में भी कुछ भी पुट किया जा सकता है, cos √x में कुछ पुट नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? तो समझ गए सर। बहुत सारे फंक्शन के प्रांत सेम हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सवाल है। आंख कान नाक खोल के करना, गलती नहीं करोगे, का परिसर ज्ञात करो। छोटा सा है ना, पर सोचना पड़ेगा। सोचोगे तो आंसर मिल जाएगा। चलो बनाओ। अब आ जाओ यहां, समझो। ये मेरा फंक्शन है। कौन है मेरा फंक्शन? फंक्शन है मेरा cos ऑफ 2 sin x, है ना। परिसर किस बात पे डिपेंड करेगा? कि आपने इनपुट क्या डाला है, आपने cos के अंदर कौन सी वैल्यूज डाली हैं, उसी पे तो परिसर डिपेंड करेगा। अगर cos में आप सारी की सारी वास्तविक संख्याएं डाल दोगे तो -1 से 1 के बीच में वैल्यू आ जाएगी। इवन आप cos के अंदर 0 से 2π के बीच की भी सभी संख्याएं डाल दोगे तो भी वो -1 से 1 के बीच में आउटपुट दे देगा। पर आपने, जरूरी चीज क्या है कि cos में इनपुट क्या डाला है। cos में जो इनपुट डालोगे उसी से तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो cos के इनपुट को कौन डिटरमाइन कर रहा है? cos के इनपुट को साइन डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो आप x एंटर करोगे वो साइन में एंटर करोगे, फिर साइन x का एक मान निकलेगा, फिर वो मान 2 से गुना होगा और फिर वो मान cos के अंदर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फंक्शन बिहेव करेगा ना। अब एक बात ये बताओ, साइन का मान क्या है? सर साइन की वैल्यू तो -1 से लेके और +1 के बीच में है। तो 2 sin x की वैल्यू क्या होगी? सर 2 sin x की वैल्यू 2 से लेके -2 के बीच में होगी। यानी cos के अंदर इनपुट कौन ले रहा है? cos के अंदर इनपुट -2 से 2 के बीच में गया है। ठीक है, आप x का कोई भी मान ले लो, वो साइन में जाएगा, साइन अपनी वैल्यू जनरेट करेगा, वो 2 से गुना होगा। यानी cos का इनपुट -2 से 2 है। कौन? रेडियन। 2 कौन है? ये रेडियन है ना। जब डिग्री ना लिखा हो तो हम इसको रेडियन मानते हैं। एक रेडियन का मान क्या होता है? कौन बताएगा एक रेडियन का मान क्या होता है? 57 दशमलव कुछ होता है। 57 होता है। 57 डिग्री मान लिए तो 57 का 2 गुना क्या हो गया? 114 डिग्री, है ना, मोटा मोटा। तो और ये क्या हो गया? माइनस का 114 डिग्री हो गया। ठीक है, मोटा मोटा। तो cos के अंदर जो इनपुट गया है वो -114 डिग्री से प्लस का 114 डिग्री के बीच में गया है। अब -114 से प्लस के 114 में cos बिहेव कैसे करेगा, ये कैसे पता लगेगा? ये cos के ग्राफ से मालूम चलेगा। ठीक है, तो cos का ग्राफ बना लो। cos का ग्राफ कैसा होता है?
ठीक है। ये क्या है सर, ये 0 है, ये कितना है π/2 है, और ये क्या है आपका पाई है। तो 114 π/2 और पाई के बीच में रहेगा, है ना, यानी जो 2 रेडियन है वो यहां कहीं पाया जाएगा। 90 से बड़ा पर 180 से कम। ऐसे ही -2 रेडियन कहाँ होगा सर, ये माइनस का 90 है, ये माइनस का 180 है, इनके बीच में कहीं माइनस का 2 रेडियन होगा। तो माइनस का 2 रेडियन यहां मुझे मिल गया। तो आपने कॉस में इनपुट कितना किया है, कॉस के अंदर इनपुट केवल इतना सा गया है, यहां से लेके यहां तक, ये वैल्यूज आपने इनपुट की हैं कॉस के अंदर। तो कॉस का आउटपुट क्या मिलेगा सर, कॉस का आउटपुट जब आप यहां खड़े होगे तो यहां से मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर ये कॉस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहां आ जाएगा, फिर गिरेगा 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 गिरेगा, यहां आ जाएगा। सही बात है। तो फंक्शन ने मान कहां से कहां लिया सर, फंक्शन ने मान यहां से लेके यहां तक लिया है। ये वैल्यू कितनी है सर, ये वैल्यू तो 1 है, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमें नहीं मालूम, पर ये cos 2 के बराबर है। cos 2 या cos -2, cos 2 और cos -2 तो सेम ही होते हैं। तो ये मान क्या है सर, ये मान है cos of 2 या cos of -2। तो लोएस्ट वैल्यू कितना है, cos of 2 रेडियन, है ना, और हाईएस्ट मान कितना है 1। तो रेंज कहां से कहां जाएगी, रेंज आपकी जाएगी क्लोज इंटरवल cos of 2 से 1। बात भेजे के अंदर गई या नहीं गई? सर हवा नहीं लग रहा। हवा नहीं लगा? क्या हवा नहीं लगा? समझाने के बाद समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया ये बताओ मुझे तो। सर ये cos 2 कहाँ से लाते, ये समझना है। क्या ये cos 2 रेडियन लाया है ना, ये x कौन बोल रहा है पहले बताओ मुझे। cos अच्छा सर ये यहाँ रेंज में बता रहे हैं, रेंज में शिव ना, x का मान कहाँ जाएगा, x का कुछ भी मान लेते हो, जैसे आपने x का मान 5 लिया, 100 लिया, 200 लिया, तो कहाँ ले जाके इनपुट करोगे आप? x तो यहाँ से x किसके अंदर जा रहा है? 2 तक होगा ना सर, किसके अंदर? -2 से 2 तक। नहीं, x का जब आप x की वैल्यू डालोगे तो किसके अंदर ले जाके डाल रहे हो? साइन में। हाँ सर। x जो आप पुट करोगे, x का मान आप मान लो 1000 पुट करना है, 1000 कहाँ पुट करोगे? साइन में पुट करोगे ले जाके। जी सर। तो साइन x का मान क्या होगा, कहां से लेके कहां तक जा सकता है? -1 से 1 तक। तो 2 sin x का मान कहां से कहां जा सकता है? -2 से 2 तक। तो कॉस के अंदर इनपुट क्या करेगा? -2 से 2 तक। आप x का कुछ भी मान ले लो, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो लेना है ले लो, परंतु 2 sin x का मान तो -2 से लेके 2 के बीच में ही होगा। तो जो कॉस के अंदर इनपुट जाएगा वो -2 से लेके 2 तक जाएगा। तो कॉस से जो आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? कॉस को देखो -2 पर कैसी वैल्यू है और +2 पर कैसी वैल्यू है। -2 और +2 के बीच में जितने भी मान है वो सभी मान संभव है, वो सभी मान पर कॉस हमें वैल्यू दे देगा। तो कॉस का ग्राफ बनाओ और देखो -2 से लेके +2 के बीच में कॉस की कौन कौन सी वैल्यू संभव है। हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। 2 का मतलब क्या होता है? मतलब अरे 2 रेडियन बताएंगे ना। 2 रेडियन होता है, तो 2 रेडियन का मतलब कितना होता है? 57 114 डिग्री बताएं। 114 डिग्री। तो 114 डिग्री 90 और 180 के बीच में कहीं पाया जाएगा। हाँ सर। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं मालूम, पर 90 और 180 के बीच में 114 डिग्री पाया जाएगा। तो 90 कहाँ है? ये रहा। 180 कहाँ है? ये रहा। इनके बीच में मैंने 2 ले लिया। अब वो यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, मुझे नहीं मालूम। ऐसे ही मैंने माइनस का 114 यहाँ ले लिया, ठीक है। तो कॉस में अगर आप यहाँ साइन x का कुछ भी मान ले लो, पर 2 sin x का मान जो है वो तो माइनस के 114 से लेके प्लस के 114 के बीच में ही घूमता रहेगा, ठीक है। अगर ये घूमता रहेगा तो कॉस कहां से कहां तक घूमता रहेगा? सर अगर ये वैल्यू यहां रहेगी तो कॉस की वैल्यू यहां से लेके यहां तक घूमते रहेंगे। ऐसे ही होगा ना, ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक घूमती रहेगी, यहां से लेके यहां तक घूमती रहेगी। अगर ये कॉस की वैल्यू यहां से यहां तक ही घूमती रहेगी, कॉस कौन कौन से मान रखेगा? कॉस यहां से लेके यहां तक के मान रखेगा। ये कितना है? सर ये मान तो कॉस ऑफ -2 पर मिला है या कॉस ऑफ 2 पर मिला है,
और ये तो 1 होता ही है हमारा। ऊपर वन है, ऊपर ऊपर वन है सर, नीचे लेकिन आपने -1 क्यों नहीं लिया? अरे -1 कहाँ आता है? -1 तो मेरे भाई पाई पे आता है ना। हाँ तो पाई है कहाँ? आप 114 से कम तो जा ही नहीं सकते ना। अच्छा ये -1 है, पर इस -1 को आने के लिए तो आपको इधर आना पड़ेगा ना, पर यहां तो आप आ ही नहीं सकते, आप तो बस 2 डिग्री पे आगे रुक गए। अगर 2 डिग्री से लेके, मतलब 2 रेडियन से लेके आप पाई रेडियन के बीच में आते, 2 रेडियन से लेके 3.14 रेडियन तक आते, तो आपको ये मान मिलते, cos 2 से लेके -1 के बीच के मान मिलते। ठीक है, तो सर इसको cos -2 भी तो लिख सकते हैं ना? मतलब cos -2 का मान तो cos 2 ही होता है ना मेरे भाई, जी सर। समझे? लिखने को तो उसको cos 4 पाई प्लस 2 भी लिख सकते हो, पर फायदा क्या उसको लिखने का। ठीक है, बढ़ूं आगे। सर हम्म सर आपने भी कहा था कि कॉस के अंदर कुछ भी इनपुट डालो तो -1 से 1 तक होता है। कुछ भी नहीं, cos के अंदर 2 पाई इंटरवल डालोगे तो -1 से 1 की वैल्यू मिलेगी। cos के अंदर अगर आप यहां से लेके 2 पाई तक डालोगे तो -1 से 1 मिलेगा, या पाई पे भी ले सकते हो। cos के अंदर अगर मैं 0 से 45 की वैल्यू डालूंगा तो -1 से 1 नहीं मिलेगा, 0 से 45 पर मुझे 1/√2 से 1 ही मिलेगा। जी सर। समझे? तो फिर सर कॉस का वो प्रांत आर क्यों होता है? cos का प्रांत आर क्यों होता है? बोल रहा है cos का ग्राफ कैसा होता है? यही जो बनाए हैं सर आप। तो ऐसा कोई x है जहां पर cos की वैल्यू परिभाषित नहीं है? अरे जैसे नहीं। tan परिभाषित नहीं होता ना ऐसे, तो सब जगह cos परिभाषित है ना, तो मैं x का कुछ भी मान रख सकता हूं। अच्छा r होगा ना फिर तो। ओके। तुम मेरा खून ले लोगे कैलकुलस में से तो, है ना? चलो आगे बढ़ो। कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, इतना डरने की बात नहीं है, सवाल बनाओगे सब सीख जाओगे। f(x) बराबर 3 cos x प्लस π/3 प्लस 5 cos x प्लस 3 का परिसर ज्ञात करें। है ना JEE की मैथमेटिक्स मजेदार? थोड़े दिनों बाद बोलोगे सर क्या रखा है एनसीईआरटी में, ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो अभी तो बोलो सर डरे हुए हैं हम, पता नहीं हमारी सांसें ऊपर नीचे हो रही है, सोच रहे हैं हम सही भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन गलती तो नहीं हो गई हमसे एग्जाम की तैयारी करके। बढ़िया थे हम, जिंदगी बढ़िया चल रही थी, सुबह शाम क्रिकेट खेलते थे, दिन में 2 घंटे सोते थे, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, बढ़िया नंबर आ जाते। आप आए पगले ASL वाले, हिंदी मीडियम IIT करेगा, हिंदी मीडियम IIT करेगा, जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। सुबह शाम पेन पकड़ के बैठे रहते हैं, 50 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हमसे। यही चल रहा है ना जिंदगी में आजकल। यही चल रहा है ना? कोई बात नहीं बेटा, समय के साथ चीजें इंप्रूव होती हैं। जब पहले दिन साइकिल चलाए थे, पूरी DPP सॉल्व हो जाती है। सर इसका आंसर आया है 3 -√32 और 32 तक। 3 -√32 से लेकर के 3 +√32 तक। -5 से 5 तक। अरे देवताओं, वो A sin x प्लस B cos x था, एक साइन एक कॉस होना चाहिए और x बराबर होना चाहिए। जो फॉर्मूला लिखे हो ना, वो A sin x प्लस B cos x का है, A cos अल्फा प्लस B cos बीटा का नहीं है। समझ आ गई बात? तो साइन बना दीजिए ना सर।
पर एंगल भी बराबर होने चाहिए। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, दोनों जगह एक्स है, कौन बराबर है साइन कॉस का, तब फॉर्मूला बना है। साइन बनाने से कौन बराबर कर दिए क्या? म्यूट कर ले बेटा महावीर, घर वालों को बोल दिया कर पढ़ रहा हूं मैं, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, शांति से बैठो, नहीं नीम के पेड़ के नीचे जाके बैठ के पढ़ लिया करो, कहीं जंगल वंगल में चल जाया करो, वहां बैठा करो आराम से बरगद के पेड़ के नीचे, ये नहीं पढ़ने देंगे हमको। फॉर्मूले ढंग से रीड करना सीखो यार। प्रॉब्लम पता है क्या है, ये x प्लस पाई बाई 3 है और ये x है। अब इसको अगर मैं साइन बना भी देता हूं तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, मेरा फॉर्मूला तो नहीं बना ना, तो क्या करूं सर? देखो ये अतरंगी है, x प्लस पाई बाई 3 अतरंगी है, पर पाई बाई 3 तो 60 डिग्री होता है और 60 डिग्री का मान मुझे मालूम है, तो क्यों ना मैं cos a प्लस बी से इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर देता हूं। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां से कर दिया 3 cos x cos ऑफ पाई बाई 3। मैं कुछ बता रहा था यार इंटरेस्टिंग, इस लड़के ने बोल के भुला दिया मेरे को भी, ठीक है देखेंगे जब याद आएगा तब बताऊंगा। माइनस का साइन एक्स साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस 5 cos x प्लस 3, है ना। और दूसरे काम की बात में, मतलब धीरे धीरे समझ जाओगे, जब हम फॉर्मूले पढ़ते हैं ना तो पहले 2 क्वेश्चन ही होते हैं जो सीधे सीधे बनते हैं, जिनमें सीधा फॉर्मूला लगता है और हमें फॉर्मूला याद हो जाता है। अगर छठा 7वां क्वेश्चन उस दिन का आ रहा हो, ऐसे ही मान लिया करो कि सर इतना आसान तो सर ने नहीं दिया होगा, बस फॉर्मूला लगाया और आंसर आ जाएगा, कुछ तो गोलमाल किया ही होगा इसके अंदर, वरना ये क्वेश्चन नंबर पहला या दूसरा ही होता। इतनी बुद्धि तो लगा लिया करो ना। मैं क्वेश्चन लिख के रुक गया और बोल रहा हूं बनाओ बनाओ बनाओ, कुछ तो कहानी होगी, वरना तो काहे रुकता। ठीक है चलिए, 3 60 डिग्री का मान मुझे मालूम है, cos x अपॉन 2 माइनस रूट 3/2 साइन एक्स प्लस 5 cos x प्लस 3। अब हमारा पूरा एक्सप्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स में है, एंगल बराबर है, जोड़ तोड़ हम कर लेंगे, पर अब हमारा फॉर्मूला काम करेगा। तो मुझे क्या मिला, देखो अगर मैं cos x को कॉमन लेता हूं तो यहां तो मिलेगा मुझे 3/2 और यहां से मिलेगा मुझे 5, ठीक है, ये गुना में है, और माइनस का 3√3/2 साइन एक्स मुझे यहां से मिलेगा और प्लस का 3 मुझे यहां से मिलेगा। तो ये कितना बन गया सर, ये बन गया है 13/2, 13/2 cos x माइनस 3√3/2 साइन एक्स प्लस 3। ठीक है, अब यहां फॉर्मूला लग सकता है, अब यहां हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि a cos x प्लस b sin x वाला ही फॉर्म है, साइन कॉस है दोनों में, दोनों के एंगल बराबर है। ठीक है, तो लगा दे फॉर्मूला। सर ये जो है ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का मान कहां से कहां होगा, 3 नहीं लिया मैंने, मैं लिख देता हूं चलो, 13 इसका स्क्वायर 169, कर लें इसको अलग से कहीं, 169/4 प्लस 9 × 27/4, तो 691/4, तो ये 14/2 यानी 7 है इसकी वैल्यू, है ना। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू -7 से लेके प्लस के 7 के बीच में, तो इसमें अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो -4 से प्लस के 10 के बीच में होगी, है ना। तो 13/2 cos x माइनस 3 sin x प्लस 3, ये कहाँ है, 7 + 3 यानी 10, और -7 + 3 यानी -4। तो फंक्शन जो है मेरा वो क्लोज इंटरवल -4 से लेके 10 के बीच में पाया जाएगा। डोमेन तो पूरा आ रहा है, डोमेन नहीं पूछा मैंने, लिख लिया। क्वेश्चन,
एफ एक्स बराबर, कहाँ गया मेरा एक्स, बोर्ड को अलग भूत घुसे हुए अंदर, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस 3 कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3 का परिसर ज्ञात करें। बनाओ। माइनस के रूट 10 से प्लस के रूट 10। कौन था ये आदमी, दोबारा बोल अपना नाम, दोबारा बोल आंसर यही। अरे वापस तो आप मेरे भाई, मुझे कुछ पूछना है तेरे से। इतनी बेईमानी, मैं स्क्रीन और बड़ी करा दूंगा, मुझे दिखेगा दूर से कि कौन बोला था। ठीक है बेटा, निकलवाऊंगा ट्रांसक्रिप्ट, आएगा मेरे पास नाम उस आदमी का। ये जो भी अपन पढ़ते हैं, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं और तुम जो भी कुछ बोल रहे हो, वो सब मेरे पास लिखा हुआ भी आता है कि ये बोला गया था विद नेम। इस आदमी ने ये क्वेश्चन पूछा है मेरे से। दोनों के कौन अलग अलग है मेरे भाई, एक्स प्लस पाई बाई 3 और एक्स माइनस पाई बाई 3 है, तो अंधे होके फॉर्मूला मत लगाओ। सर आसान है हम ना। ऐसा कर सकते हाँ सर बोलो। ऐसा कर सकते हैं कि कॉस में से माइनस बाहर निकाल लेंगे, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। पाई बाई 3 सर माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा हाँ, सर सही सही। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला खोल सकते हैं और कॉस एक्स माइनस वाई हाँ का। तो खोलो, खोल के निकालो, वही करना है। ठीक है, फॉर्मूला ही खोलना है। साइन एक्स कॉस पाई बाई 3, सीधा लिख दूं, कॉस पाई बाई 3 1/2 होता है, प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 3 √3/2 होता है, प्लस 3 कॉस एक्स कॉस पाई बाई 3 1/2 होता है, और प्लस 3 साइन एक्स साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कुछ ऐसी होती है। सिंपल फॉर्मूला खोला है मैंने, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया साइन एक्स हाफ प्लस 3√3/2 है ना, प्लस कॉस √3/2 प्लस 3/2 एक्स। इसको अच्छा थोड़ा सुंदर लिख देते हैं ना, लाओ, इसको यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ। वरना तुम बोलोगे कि सर वो एक्स के साथ गुणनफल में है। ठीक है, अब तो आसान है जिंदगी। हाँ थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन उठपटांग है, पर क्वेश्चन तो आसान हो गया है ना। निकालो वैल्यू, बस रूट करके जोड़ दो दोनों को। निकाल दे, इसके एक्सप्रेशन का मान ही निकाल देता हूं मैं। ऐसे होता है देखो, ये वर्गमूल बाद में निकाल लेंगे फॉर्मूला, तो 1 + 3√3/2 का होल स्क्वायर, इसको 4 कर देते हैं, प्लस 3 + √3 का होल स्क्वायर बटे में अपन 4 कर देते हैं। सही बात है, तो इसका मान क्या होगा सर, देखो 1 + 27 + 6√3, 4 तो लघुत्तम आ जाएगा, प्लस 9 + 3 + 6√3 बटे में 4, कितना आया 30, 40 प्लस 12√3/4, 4 का दे दो भाग, तो √10 + 3√3 मिला मुझे मान, है ना। कितना मिला, √10 + 3√3। तो इस फंक्शन का मान क्या होगा सर, एफ एक्स का मान रहा होगा √10 + 3√3 और माइनस का √10 + 3√3। फिनिश।